हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में सीखेंगे। आज के वीडियो में जो टॉपिक आपको बताया जाएगा ये आप क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। एक बार इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एक दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं और इसके बाद फर्दर टॉपिक्स जो है होंगे चैप्टर का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के डेफिनेशन से पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ साइंस को भी डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी को देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 सबसे पहला टॉपिक शुरुआत किया हुआ है केमिस्ट्री के डेफिनेशन से और इसके इंपॉर्टेंस से। तो हम लोग वीडियो में भी वहीं से स्टार्ट भी करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बाद सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बाद थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये हम लोग का आज का वीडियो का इंडेक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर विद देयर सब टॉपिक्स। इसके जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे वो सारा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, आज का वीडियो सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए क्लास 11 के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग क्लास 11 में जब आए हुए हैं तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा ये साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। क्वेश्चन आना भी चाहिए, साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। तो चलिए डिफाइन करते हैं साइंस को। साइंस का एक बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है। साइंस क्या होता है? द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज गेन बाय मैनकाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। मतलब समझिएगा, हम यहाँ पे साइंस किसको कह रहे हैं? साइंस कह रहे हैं एक नॉलेज को, एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को, सिस्टमेटाइज नॉलेज को। और ये नॉलेज को गेन कैसे किया जाएगा, ये नॉलेज आएगा कैसे? तो ये नॉलेज को या तो हम ऑब्जर्वेशन से लाते हैं या तो एक्सपेरिमेंट से लाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास एक पेन है, हमारे पास एक पेन है, इस पेन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस क्या कर सकते हैं कि ये जो पेन है इसका आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप का है। तो ये जो नॉलेज हो गया, ये सारे नॉलेज को ऑब्जर्वेशनल नॉलेज कहेंगे, ये नॉलेज भी साइंस कहलाएगा। साथ ही साथ हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर दें, इसको मेल्ट करके देखें कि कितने टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा है, वो नॉलेज जो निकलेगा वो भी साइंस होगा। तो साइंस को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टमेटाइज नॉलेज गेन बाय मैनकाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस को यदि हम लोग आगे देखें, साइंस हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज ड्यू टू इट्स एनॉर्मस एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफाइड फील्ड। बहुत सारा जब साइंस में नॉलेज आने लगा, नॉलेज का को कलेक्ट करने लगे, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करने लगे सबको, तो बहुत बड़ा ब्रांच, बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा नॉलेज आने लगा, बहुत ज़्यादा आने लगा। तो इसका ज़रूरत पड़ा इसको सिंपल वे में स्टडी करने के लिए हम लोग इसको अलग अलग ब्रांच में क्लासीफाई कर दें। तो अलग अलग ब्रांच में क्लासीफाई किया, जिससे बहुत सारे ब्रांच निकल के आते हैं साइंस में, जिसमें से कुछ ब्रांच है जो इंपॉर्टेंट मेन ब्रांच होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी। तो हम लोग चूंकि केमिस्ट्री का वीडियो पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को डिफाइन करके ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइंस के बारे में एक और चीज़ जान लें कि साइंस है क्या। यदि आप इसको ठीक से जानना चाहें तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास के चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं वो नेचुरल फिनोमिना है। कोई भी नेचर से नेचुरल चीज़ है हमारे आसपास, जो भी चीज़ दिख रहा है उसके स्टडी को हम लोग ही साइंस कहेंगे। टू कंक्लूड साइंस फॉलो 5 मेन स्टेप। हम तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखे हुए सिंपल बनाने के लिए सिर्फ 2 मेन टॉपिक्स को ही, साइंस के मेन टर्म्स को लेके साइंस को डिफाइन किया। लेकिन साइंस में टोटल 5 मेन स्टेप्स होता है जिसमें हम लोग साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या है? वो है ऑब्जर्वेशन। वो क्या है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। हम लोग कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उससे नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज साइंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइंस कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई किए, उससे जो नॉलेज निकला वो साइंस है। थर्ड, हाइपोथेसिस, हम लोग थ्योरी देते हैं, वो उसके नॉलेज को भी साइंस कहेंगे। एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उससे निकल के जो नॉलेज आएगा वो साइंस होगा। और लास्ट में एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक थ्योरी डिसाइड करते हैं, उस नॉलेज को भी साइंस कहते हैं। तो साइंस के बेसिक टर्म्स में टोटल 5 हम लोग एक्सप्लेन करें तो 5 टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है जिसके नॉलेज को साइंस कहते हैं। तो साइंस का सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल नॉलेज है, एक वैसे सिस्टमेटाइज नॉलेज को साइंस कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ऑब्टेंड होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होगा, उससे जो नॉलेज आएगा वो साइंस कहलाएगा। आई होप आप लोग साइंस के डेफिनेशन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। साइंस के डेफिनेशन के बाद व्हाट इज केमिस्ट्री, ये भी क्वेश्चन हम लोग को जानना है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस को तो जान गए कि साइंस नॉलेज है और वो नॉलेज एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल होगा। तो क्या केमिस्ट्री भी एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन होगा? जी हाँ, केमिस्ट्री का नॉलेज भी एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल ही होगा। लेकिन साथ ही साथ हम लोग फिजिक्स के नॉलेज को भी तो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन कहेंगे, बायोलॉजी के नॉलेज को भी एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल कहेंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में? तो इसके लिए केमिस्ट्री को एक अच्छे से डिफाइन किए जो केमिस्ट्री को फिजिक्स और बायोलॉजी के नॉलेज से डिफरेंस कर देता है, और उस नॉलेज को हम लोग केमिस्ट्री कहेंगे। तो केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसा कि हम लोग साइंस को अलग अलग ब्रांच में जब डिवाइड किए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट ब्रांच केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर जैसा कि हम लोग जानते हैं अपने आसपास, हमारे आसपास जो भी नेचुरल चीज़ है वो सारा मैटर है। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है, उसको मैटर कहते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस का उस ब्रांच को केमिस्ट्री कहेंगे जिसमें हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। मैटर के बारे में तो स्टडी करेंगे ही, साथ ही साथ और क्या स्टडी करेंगे? मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, मैटर के कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे हम लोग। फर्दर टॉपिक में आएगा कि किस टॉपिक को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, किस टॉपिक को केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। साथ ही साथ चेंज, मैटर के कॉम्पोजिशन में जो चेंज होगा, विच अंडरगोज इन कॉम्पोजिशन एज वेल एज एनर्जी, उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज होता है या एनर्जी में क्या चेंज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, अलग अलग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इस नॉलेज को क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। अब साइंस के बारे में तो जान गए, तो क्या केमिस्ट्री के बारे में जान गए, तो क्या केमिस्ट्री सिर्फ अकेले था? केमिस्ट्री में सारे नॉलेज को एक ही जगह पढ़ते हैं? तो बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री को हम लोग अलग अलग ब्रांच में भी क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से कुछ मेन ब्रांच के बारे में तो सबको जानते होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसके साथ साथ केमिस्ट्री के और भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिसको हम लोग कुछ मेन ब्रांच के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री ऑल्सो हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज। केमिस्ट्री अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे हम लोग यदि नेचुरल केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने लगे, यदि हम लोग अंडरग्राउंड जो भी एलिमेंट ऑब्टेंड होता है उसके बारे में पढ़े तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, यदि थ्योरी लॉ को अलग से पढ़े तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। तो उस तरह से हम लोग केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांच में क्लासीफाई किए हैं, और जिसमें से कुछ ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वन बाय वन हम लोग डिफाइन भी करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ाई करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगा। ये सब सारा क्या है? केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े क्या, यदि निकल के आए, पूरे कंक्लूजन निकाले इस डेफिनेशन में, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़े आप केमिस्ट्री में क्या पढ़े? तो देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं मैटर के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड NaCl है। तो NaCl घर में देखे होंगे, सबके घर में NaCl नमक है, नमक को NaCl कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड है। अब वो सोडियम क्लोराइड देखने में तो वाइट कलर का दिखता है, तो वाइट कलर का दिखता, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जब NaCl का क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन आयन के अरेंजमेंट की बात करें तो वो उसका कॉम्पोजिशन हो गया, इंटरनल
इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को जब थ्री डायमेंशनली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसका कॉम्पोजिशन हो गया, तो हम लोग उस कॉम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। जैसे देखिए ये Na+ आयन यदि हम लोग ऑरेंज वाले को मान लें और क्लोरीन आयन ब्लू वाले को मान लें, तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ये जो अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है ये कॉम्पोजिशन दिखा रहे हैं, कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस डायग्राम में। आगे यदि हम लोग इसको मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करेंगे तो कॉम्पोजिशन में बदलाव होगा, साथ ही साथ जो एनर्जी था सॉलिड स्टेट में वो एनर्जी में भी बदलाव होगा। तो ये जो स्टडी किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये भी केमिस्ट्री ही कहलाएगा। तो केमिस्ट्री में 4 चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मैटर का स्टडी हो गया, मैटर के कॉम्पोजिशन का स्टडी हो गया, मैटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी हो गया, और साथ ही साथ एक और चीज प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन एनर्जी और कॉम्पोजिशन चेंज जो होता है अलग अलग प्रोसेसेस में, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपके सामने रखा हुआ है, आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, नोट कर लेंगे कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बाद हम लोग केमिस्ट्री के में क्या पढ़ते हैं और केमिस्ट्री के कुछ मेन ब्रांच के बारे में जान लेते हैं। केमिस्ट्री का क्या क्या मेन ब्रांच है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनाएगा उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कंपाउंड को छोड़ के जो भी कंपाउंड बनते हैं, जितने भी एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं सबका स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये 5 मेन ब्रांच है केमिस्ट्री का। इसके साथ साथ और भी ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग के पास रिकॉर्ड है, आप उसको देख सकते हैं। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। अलग अलग फील्ड में स्टडी जब होने लगा तो केमिस्ट्री का भी डिफरेंट ब्रांच आया, और उसमें से कुछ ब्रांच आपके सामने रखे हुए हैं, जिसमें से पहला ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अलावे भी और भी बहुत सारा केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, जरूरत नहीं है इतना हम लोग जानते हैं, इतना से लेके आगे बढ़ते हैं। अब डिफाइन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए जो भी डेफिनेशन अभी दे रहे हैं वो एक एक लाइन का डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, आराम से याद हो सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड। केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें हम लोग वैसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, वैसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, हर तरह के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बन को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन, ये आपको देखना है। एक कार्बन को छोड़ के हर तरह के एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड को जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे वो कहलाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ क्रस्ट में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी ओर्स पाए जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं, उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? दिस ब्रांच डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, साइंस के डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे। तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ये सबको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनन, अलग अलग केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल फिनोमिनन होगा, जिसमें जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई होंगे उसका स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ लॉज एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे अलग अलग केमिस्ट्री का जो ब्रांच होगा उससे जो भी थ्योरी या लॉज निकल के आएंगे उस सबका स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो भी केमिस्ट्री का प्रोसेस, जो भी थ्योरीज अप्लाई होगा, जो भी लॉज अप्लाई होगा, जो प्रोसेस अप्लाई होगा, उसका स्टडी हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। ये सब बेसिक डेफिनेशन से एक एक लाइन का डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है?
केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस देखा जाए तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री। लाइफ के हर कदम में जहाँ भी आप जाएंगे, केमिस्ट्री के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज नॉट पॉसिबल। केमिस्ट्री के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। कैसे? सोचिए, अभी का समय में शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले जब मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करने के लिए जाते हैं, ब्रश का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जिस कंपनी ने बनाया, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट को यूज किया, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई ना कोई फाइबर का बना हुआ है। पेस्ट बनाने वाली कंपनी केमिस्ट्री का ही प्रोसेस यूज के पेस्ट बनाया। आप जब नहाने गए, साबुन बनाया, साबुन बनाने वाली कंपनी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का ही यूज करके साबुन को बनाया। तो इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री अपने आसपास हर चीज़ में देखें तो केमिस्ट्री का रोल हर जगह पे है। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट, सारा तो पॉसिबल नहीं है कि हम केमिस्ट्री के हर चीज़ को एक्सप्लेन करें, बट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपके सामने रखे हुए हैं। इम्पोर्टेंट ब्रांच अलग अलग फील्ड में कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का यूज पड़ता है। तो हम लोग के पास यहाँ स्टेटमेंट है, केमिस्ट्री प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ। लाइफ के हर कदम में जब भी आप जाएं, केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये दिखाता है। सम मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री टू द लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड आर। हम हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में केमिस्ट्री देखेंगे तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से ही, केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड के केमिकल फार्मूला से ही हम लोग आज बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स को फॉर्म कर चुके हैं, जो लाइफ को इजी बना दिया है। जैसे एग्जांपल, इन मेडिकल इंडस्ट्री मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। याद रखिएगा, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, ये नाम याद रखिएगा। टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में टैक्सोल और सिस्प्लेटिन मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिससे लाइफ को बचाया जाता है। आगे याद रखिएगा, एजिडोथाइमिडाइन। एजिडोथाइमिडाइन यूज्ड इन एड्स विक्टिम, जो जिनको भी एड्स हो गया उसके लिए एजिडोथाइमिडाइन यूज कर लेते हैं। आगे याद रखिएगा, बहुत सारे एनाल्जेसिक्स ड्रग्स हैं, एंटीसेप्टिक्स है, डिसइंफेक्टेंट्स है, एंटीबायोटिक है, विटामिन्स है, ये सब सारे के सारे मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं और ये सब के सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री का ही ये सब देन है। यदि केमिस्ट्री ना होता तो शायद ये भी ना होता, आप भी ना होते, हम भी ना होते। मतलब होते, बट इतना आसान नहीं होता। यदि लाइफ का हम लोग एक सेकेंड सांस भी लेते हैं और हमारा लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी मिलता है, वहाँ भी केमिस्ट्री का रोल है। केमिस्ट्री, हम लोग खाना, ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबशन हुआ, बॉडी में एनर्जी मिला, उससे हम लोग हमेशा वर्क करते हैं। तो केमिस्ट्री का रोल हर जगह पे है। यदि आप अच्छे से स्टडी करेंगे और इंटरेस्ट लेंगे तो केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल और निकल के आता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का क्या रोल है? तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का क्या यूज पड़ रहा है? सबसे पहले मैनी केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। आपको दिखा दें कहाँ पे है यूरिया, यहाँ पे है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के अच्छे प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। केमिस्ट्री का ही देन है। आगे बढ़ा जाए, क्रॉप अच्छे से फसल उत्पादन हो गया, बट कुछ इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं जिससे हम लोग प्रोडक्शन को बचा सकें, नहीं तो कीड़े मकोड़े क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स सारे फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो उसके लिए डीडीटी, गैमेक्सिन, मिथॉक्सीक्लोर, ये सब इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। फिर हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, और साथ ही साथ स्टोरेज, फूड स्टोरेज में भी केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है। अब तो क्या एग्रीकल्चर की बात कर लिए, अब केमिस्ट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेस। केमिस्ट्री एनर्जी रिसोर्सेस में भी हर जगह पे यूज होता है। कार चल रहा है, बाइक चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल का यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, या कहीं से भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड ही है। तो आज एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ वर्ल्ड आर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम लोग को एनर्जी मिलता है, केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड है। कोल से मिलता है, केमिकल है, कार्बन है, एलिमेंट है।
वुड से मिलता है, ये भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्म है। न्यूक्लियर फ्यूल से केमिस्ट्री का फॉर्म है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का कुछ मेजर इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किए हैं। आप अपने बुक में एनसीईआरटी को ओपन करिएगा, फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री के दिखाया हुआ है। सारा पॉसिबल नहीं है, बस आपको एक हिंट दे दिए कि इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंस को पढ़ सकते हैं पॉइंट वाइज। जो जो मेन पॉइंट होता है आप उसको निकालिए, कॉपी में नोट कीजिए और उसको स्टडी कीजिए, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, क्लास 6-7 में ही मैटर को डिफाइन कर चुके हैं सब कोई, फिर भी आज एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज आपके आसपास है जिसके पास 4 फैक्टर, उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने का प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करे। सेकंड, उसके पास मास हो। थर्ड, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता हो। फोर्थ, यदि उसको हम लोग फील कर सकते हैं ह्यूमन सेंस से। तो ये 4 यदि प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो वो मैटर है, और हर तरह का मैटर ये चारों प्रॉपर्टी को दिखाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन किए हुए हैं। एनीथिंग, मैटर को डिफाइन किए हुए हम लोग, एनीथिंग दैट हैज मास, anything that occupy space, possesses mass, offers resistance and can be felt by one or more of our senses are called matter. Example, water, air, metals, plant, animal, कोई भी चीज आप ले लीजिए, सारे के सारे मैटर हैं। मैटर को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। मैटर को क्लासीफाई करने का 2 मेथड है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दैट आर फाउंड इन रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके साथ साथ फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो 2 और स्टेट होता है जो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप क्लास 9 में या क्लास 10 में पढ़े होंगे। वो क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ 100% कहना सही नहीं है। जैसे जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग जो होता है आप लोग जब रेनी सीजन में देखते होंगे लाइटनिंग हो रहा है, वो प्लाज्मा स्टेट में उसका जो लाइटनिंग आता है वो है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, जब हम लोग मैटर को गैस हो, लिक्विड हो, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में रख देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में, जिस स्टेट में वो चला जाता है उसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। तो कंक्लूजन निकाले क्या कि टोटल मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर में सिर्फ 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप लोग को क्या बताना, सब तो जानते ही होंगे। केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही शुरुआत किए होंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। फिर भी एक बार बता दें, जैसा कि आपके सामने कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बनता है, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होता है, सिर्फ अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहता है। लेकिन जब लिक्विड होगा तो उसका पार्टिकल, लिक्विड का जो पार्टिकल होता है, जिस पार्टिकल से लिक्विड मिलकर बना होता है, वो धीरे धीरे मूव करता है। और गैसियस में पार्टिकल का मूवमेंट करने का जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है रैंडम डायरेक्शन में। तो रैंडम डायरेक्शन में लिक्विड में भी मूव करता है, गैस में भी मूव करता है। डिफरेंस क्या है? लिक्विड में स्लो स्पीड होता है, गैसेस में काफ़ी फास्ट स्पीड होता है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे होंगे। आप लोग ये सब सारा चीज जानते हैं, बस रिवाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड, लिक्विड और गैस है, एक टेबल के हेल्प से हम इसको अच्छे से क्लासीफाई किए हुए हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। जैसे मास, सॉलिड का मास डिफिनिट होता है। आप सॉलिड का मास डिफिनिट सबका होता है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैस का भी। वेट डिफिनिट नहीं होता है, वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक आएगा। शेप का बारे में देखें तो सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है। यदि सॉलिड स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर शेप का ही रहेगा, जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें उसके फिजिकल स्टेट को बदलने के लिए, उसके शेप को बदलने के लिए। मतलब नेचुरली यदि हम लोग सॉलिड को एक टुकड़ा को रखते हैं तो वो जिस शेप का है उसी शेप में एग्जिस्ट कर, उसी शेप में वो स्टे कर जाएगा। लेकिन लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे, सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिए तो लिक्विड उसी के शेप का हो गया।
यदि उसको कॉनिकल कंटेनर में रख दिया तो शेप उसी का हो गया। और गैसियस में भी सेम कंडीशन होता है, किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो उसका कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेगा। वॉल्यूम, लिक्विड और सॉलिड दोनों का वॉल्यूम डेफिनेट है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन गैसियस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसको भी जिस कंटेनर में रखेंगे पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर गैस को आप एक छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हैं और 1 लीटर गैस को पूरे रूम में भी भर सकते हैं। आगे है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी के बाद हम लोग देखें तो लिक्विड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसमें भी कंप्रेस नहीं के बराबर होता है। और गैसेस देखें तो हाईली कंप्रेसिबल, गैस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को। फ्लूइडिटी, सॉलिड फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता है, नॉट पॉसिबल। लिक्विड कैन फ्लो, आल्सो गैस कैन फ्लो। रिजिडिटी, सॉलिड हाईली रिजिड होता है, लिक्विड लेस रिजिड होता है या रिजिड नहीं के बराबर होता है, गैसेस रिजिड बिल्कुल नहीं होता है। डिफ्यूजन स्लो होगा सॉलिड का, लिक्विड का फास्ट होगा, गैसेस का वेरी फास्ट होगा। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मोस्ट क्लोजली पैक्ड, सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में लीस्ट क्लोजली पैक्ड, बहुत ही कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। आगे है इंटर पार्टिकल फोर्स। सॉलिड का इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, स्ट्रोंगर होगा, स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड। लिक्विड का सॉलिड से कम होगा और गैसेस में नेग्लिजिबल होगा, नहीं के बराबर होगा। कोई इंटर पार्टिकल फोर्स वर्क नहीं करता है सॉलिड में, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ध्यान से समझिएगा, इससे पहले भी हम लोग सॉलिड को क्लासीफाई किए थे। अभी जो सॉलिड को क्लासीफाई किए थे वो किस कैटेगरी में, किस बेस पे किए थे, वो था फिजिकल क्लासिफिकेशन। और अभी जो हम लोग 2 कैटेगरी में सॉलिड को बता रहे हैं वो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस हुआ, फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग किए हुए थे और केमिकल क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन को करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर 2 तरह के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर 2 क्लासिफिकेशन किए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब ये प्योर सब्सटेंस को 2 और कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर इस एलिमेंट को 3 और कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। इस एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, यह भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई करेंगे। एलिमेंट को, कंपाउंड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ये कंपाउंड हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, OC, डिटेल बताएंगे आप लोग को कुछ देर के बाद। और मिक्सचर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। मिक्सचर को इसे देखा जाए तो आगे और भी क्लासिफिकेशन कर सकते थे हम लोग कोलाइड्स में, सस्पेंशन में, लेकिन फर्दर 12 क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतना सारा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोजेज फर्दर इनटू सिंपलर पार्ट। वैसे सब्सटेंस जो सिंपलर पार्ट में और ज़्यादा हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, बाय एनी फिजिकल मेथड। यहाँ पे केमिकल मेथड का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है जो केमिकल मेथड से डिकम्पोज हो सकता है, जिसमें एग्जाम्पल देखिए वाटर प्योर सब्सटेंस है लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल मेथड से, ये इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर देते हैं। फिजिकल मेथड से जब हम लोग डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं तब तो उस तरह के सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और ये प्योर सब्सटेंस 2 तरह का होता है, इसको 2 क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का टोटल 2 टाइप है, जिसमें से पहला हो गया एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस
एलिमेंट एक वैसा प्योर सब्सटेंस है विच कैन नेदर बी डिकम्पोज, ना ही उसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं, विच कैन नेदर बी डिकम्पोज, इसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इनटू नोर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, ना ही सिंपलर सब्सटेंस से इसको बना सकते हैं, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई कर ले ना इस डिकम्पोज होगा ना ये बिल्ट होगा, तो उसको एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट का टोटल 118 एलिमेंट होता है केमिस्ट्री में, आप लोग पीरियोडिक टेबल में जानते होंगे, और उस एलिमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। हम लोग एलिमेंट के 3 क्लास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को डिफाइन करते हैं। क्लास 10 में एक चैप्टर ही था मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड्स भी उसी में पढ़ना था, तो आप वहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन तो जानते ही होंगे, बस रिवाइज कर लीजिए। मेटल, दोज एलिमेंट, वैसे एलिमेंट्स को मैटर कहेंगे, दोज एलिमेंट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हार्डनेस, मलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल। कोई भी वैसे एलिमेंट जिसमें ये सारा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है वो मेटल होता है, जैसे एग्जांपल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब सारा क्या है, मेटल है। आगे बढ़िए, नॉन मेटल को डिफाइन करिए। नॉन मेटल, दोज एलिमेंट विच आर नॉन लस्टरस, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल। कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं जानते होंगे, गूगल में सर्च टाइप कीजिए, मीनिंग आ जाएगा, मीनिंग समझ सकते हैं, डिक्शनरी का हेल्प लीजिए। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल नॉन मेटल का सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सारा क्या है, नॉन मेटल का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेटलॉइड्स, एलिमेंट हैव कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से कुछ उसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल का भी रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का होगा, उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स कहेंगे। और मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्सेनिक जरूरत पड़ता है, बहुत जगह इसका यूज होगा, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमोनी, टिन, कुछ मेटलॉइड्स है जिसका एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। मेटल, कुछ मेटल नॉन मेटल का एग्जाम्पल सबको याद रहता है, मेटलॉइड्स ही भूल जाते हैं, तो जरूर आप 2-3 मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास में, कंपाउंड। अब डिफाइन करते हैं सेकेंड प्योर सब्सटेंस कंपाउंड का। नॉन स्टॉप पढ़ते जा रहे हैं ताकि ये रिवीजन है, जल्दी से लैंग्वेज पार्ट हट जाए हम लोग का, और आगे न्यूमेरिकल और अच्छे अच्छे डेरिवेशन में आएंगे। कंपाउंड किसको कहेंगे? कंपाउंड वैसे प्योर सब्सटेंस को बोलेंगे। कंपाउंड ए प्योर सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वैसे प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल मेथड नहीं होगा, वो केमिकल मेथड होगा, बाय सम सुटेबल केमिकल मेथड। क्लियर? वैसे प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे जिसको सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुटेबल केमिकल मेथड से ही। ऐसा नहीं कि फिजिकल मेथड से हम अलग कर लें। वाटर को अलग करने के लिए आपको बोल दिए, तो ऐसा नहीं है कि वाटर को आप इधर से उठा के अलग अलग हाइड्रोजन को उधर रख रहे हैं, ऑक्सीजन को उधर रख रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, जो कि एक सुटेबल केमिकल टेक्निक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाएगा, अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा। वाटर को डिकम्पोज करना है तो केमिकल मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं, ना कि कोई फिजिकल मेथड। क्लियर है? तो हम लोग कंपाउंड को डिफाइन क्या किए हैं, वैसे प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड कह दिए हैं जो कि डिकम्पोज हो सकता है कुछ सुटेबल केमिकल टेक्निक्स के हेल्प से, एंड आर फॉर्म्ड बाय, और ये बने हुए रहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मास के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के कॉम्बिनेशन से ही इनका फॉर्मेशन होता है। मतलब हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो एलिमेंट्स को मिला के हम लोग कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिकम्पोज भी कर सकते हैं कुछ सुटेबल केमिकल टेक्निक से। और ये कंपाउंड 2 तरह का होता है। कंपाउंड 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपाउंड। एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, कैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, तो हम लोग डिफाइन पहले ही कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफाइन किए हुए डेफिनेशन लिखे हुए सिंपल वाला।
दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एलिमेंट इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, वो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा, मतलब कार्बन होगा ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बन होगा। और उसके अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, मतलब दूसरे कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट जो होगा वो कार्बन होगा। उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल है, ऑयल, फैट, ये सब का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब में कार्बन ही मेन एलिमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप का कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं दोज कंपाउंड विच फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। कोई भी नॉन लिविंग सोर्स, ऐसा नहीं कि लिविंग सोर्स के पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लिविंग सोर्स के पास भी है, बट इसका ओरिजिन मेनली देखा जाए तो नॉन लिविंग सोर्स में ही होता है, जैसे कि कुछ मिनरल्स है, रॉक्स है। और हम लोग इसको क्या डिफाइन करते हैं, दोज कंपाउंड विच फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। नॉन लिविंग सोर्स में जो कंपाउंड दिखता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जैसे कि मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गया, यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिखेगा। कॉमन सोल्ट को एग्जांपल लीजिए, मार्बल लीजिए, जिप्सम लीजिए, ये सब सारा का सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कंपाउंड के बारे में जान गए। कंपाउंड क्या था? कंपाउंड एक वैसा प्योर सब्सटेंस था जिसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं केमिकल टेक्निक के हेल्प से, और हम लोग इसको फॉर्म भी कर सकते हैं, इसको दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के को कंबाइन करवा के। ये दो तरह का होगा, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मेन एलिमेंट हो गया कार्बन, और इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, जो जिसका ओरिजिन नॉन लिविंग सोर्स है, जैसे कि रॉक्स और मिनरल्स। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगला टॉपिक हम लोग मिक्सचर को डिफाइन कर लेते हैं। अभी तक प्योर सब्सटेंस को डिफाइन किए, प्योर सब्सटेंस के दो टाइप को डिफाइन किए, प्योर सब्सटेंस का दो टाइप में एलिमेंट और कंपाउंड को डिफाइन किए, एलिमेंट के तीन टाइप मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड को डिफाइन किए, केमिकल के दो टाइप कंपाउंड और कंपाउंड के दो टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किए। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? The substance which are made up of two or more pure substances in any ratio। दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को जब किसी भी रेशियो में आप मिला दें, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में आप मिला देंगे दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को, तो उससे जो भी अरेंजमेंट मिलेगा, जो सब्सटेंस बन के आएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में फिजिकल टेक्निक से भी, सुटेबल फिजिकल मेथड से भी, ठीक है, और केमिकल मेथड से तो कर ही सकते हैं। तो सुटेबल फिजिकल मेथड से भी हम लोग इसको इसके स्मॉलर पार्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में डिकम्पोज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह का होता है। दो तरह के मिक्सचर में एक हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और एक हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर यदि यूनिफॉर्म है तो होमोजीनियस, यूनिफॉर्म नहीं है तो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एक वर्ड में डिफाइन करना है तो यूनिफॉर्म वर्ड को यूज करेंगे। अब हम लोग डिफाइन करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। दोज मिक्सचर विच हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सेम कॉम्पोजिशन जो लिखे हुए यहाँ पे एक और वर्ड आप जोड़ सकते हैं, सेम कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। सेम कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। वैसे मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी दोनों सेम रहता है पूरे में, उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। जैसे कि एयर को देख लीजिए, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे हो सकता है एयर का कॉम्पोजिशन कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और ये फिक्स माना जाता है। तो ये हम लोग ओवरऑल देखा जाए एवरेज कॉम्पोजिशन को, तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है। सी वाटर को ले लीजिए, कलर क्लास को ले लीजिए, ये सब सारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। आगे हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट अपोजिट, यदि वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। दोज मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट में जब अलग अलग कॉम्पोजिशन दिखने लगे तो वो मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मड, ये सब सारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ। तो हम लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। होमोजीनियस मिक्सचर आप यहाँ पे देखिए, शुरू पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस का।
फर्स्ट हेट्रोजीनियस, आपका ये पार्टिकल है, यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल को मिलाए हैं। आप यहाँ से यदि देखें तो एक तरफ सिर्फ वॉयलेट कलर वाला, वॉयलेट या पर्पल जो भी कलर है, वॉयलेट या कलर वाला पार्टिकल है, ग्रीन कलर वाला अलग है। मतलब ये मिक्स अच्छे से नहीं हुआ है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। लेकिन जब आप इस वाले का मिक्सचर में देखते हैं तो पूरे अच्छे से मिक्स है, यूनिफॉर्मली मिक्स है। एक वॉयलेट है, फिर एक ग्रीन है, फिर एक वॉयलेट है, एक ग्रीन है, एक वॉयलेट हो गया, ग्रीन हो गया, वॉयलेट हो गया, ग्रीन हो गया, पूरा यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट है। तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होगा तो होमोजीनियस, और यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हेट्रोजीनियस। ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई यूनिट और सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन जैसे टॉपिक्स के साथ। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह से टोटल हम लोग इस चैप्टर में 10 वीडियो लेक्चर के हेल्प से कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।